काबीना का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन क्रिटिसिज्म वही हो रहा है जो कि इससे पहले 2018 के बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे हुआ। मुझे याद है उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि इलेक्टेड मेंबरान जो हैं वो ग्रेजुअली सिस्टम से आउट होते जा रहे हैं। इस बार भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम हैं जो कि सेनेट का हिस्सा भी नहीं है, कौमी असम्बली का हिस्सा भी नहीं है। तो नून लीग का क्लेम टू पावर ये था कि हम एक्सपीरियंसड हैं, तो फिर एक्सपीरियंस लोग क्यों नहीं मिल सके काबीना के लिए? जी, एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह मौजूद है। अब आपने देखा है कि ख्वाजा आसिफ भी मौजूद है, एहसन इकबाल हैं, राना तनवीर बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, तो जो तजर्बाकार चेहरे हैं वो भी मौजूद हैं। फाइनेंस में बिलाशुबा एक इशू है, और जो इशू क्रिएट हुआ है 2022-23 की जो पीडीएम गवर्नमेंट थी, वो पहली हुकूमत थी जिसको पूरी तरह डील करना पड़ा अमेरिका और मगरिब के जो अफगानिस्तान से इनखला के जो मुज़मरात हैं, जिसमें पाकिस्तान के बारे में अब मगरबी दुनिया में भी और अमेरिका में भी पहले से बहुत ज्यादा सर्द महरी मौजूद है, और एक इनडिफरेंस है, वो अपने मामलात में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें आईएमएफ का क्राइसिस जो है वो रहा है कि हम आईएमएफ से वो प्रोग्राम वक्त पर हासिल नहीं कर सके जो हमें चाहिए। तो इसी को जहन में रख कर ही एक नई टीम आ रही है जो इसको यकीनी बनाए, और फिर इससे एक जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल होगी उसकी बुनियाद से फिर दूसरे वज़रा जो हैं उस पर बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। और मुशीर दाखिला का के हवाले से जो कहा जा रहा है मोहसिन नकवी साहब का, मुशीर दाखिला भी एक हकीकत का एक हम सब के लिए इतराफ है कि वो मौजूद है। उन्होंने कुछ अरसा पंजाब की जो निगरान हुकूमत है वो चलाई है, तो उनकी जो खिदमात है उसका इतराफ गालिबन किया जा रहा है। तो ये पीटीआई को मैसेज तो नहीं दिया आपने कि हाथ हौला नहीं रखेंगे हम? नहीं, हाथ हौला ना रखने के लिए तो और भी बड़े लोग थे, और हाथ हौला या सख्त से ज्यादा अहम ये है, और ये तजवीज मैं कई दफा दी भी है और आपके तवज्जुह से दोबारा देता हूं कि जो तो 9 मई के मंसूबा साज थे, सहूलतकार थे और करने वाले थे, उन्हें फौरी तौर पर सख्त तरीन सजाएं दी जाएं, लेकिन साथ ही जो लोग उसमें शामिल नहीं थे और बेगुनाह पकड़े हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। अगर यही एक इकदाम कर दिया जाए तो ये पूरे मुल्क के लिए एक जो हैजान है उसको ठंडा करने में काफी सूदमंद साबित हो। चले, 9 मई को तो ऑब्वियसली एक टकराव का माहौल था, लेकिन अब जो सुन्नी तहरीक है या पीटीआई है वो ये कहते हैं कि हम 3-4 घंटे की भी रैली निकालें तो गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तो ये राइट टू असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना, इस पर गिरफ्तारियां क्यों हो जाती हैं? मरियम साहिबा को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था जीरो टॉलरेंस है, और उसी का ये नतीजा है। जी, ये ब्लेम तो सियासत में चलता रहता है, लेकिन मेरी तो अब इस्तदा ही हो सकती है कि हमें वो लोग जो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं उन्हें जरूर उसकी जगह देनी चाहिए। लेकिन ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से अब एक जत्था पार्लियामान में मौजूद है, इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है पुरअमन एहतजाज के हवाले से। ये लाहौर में इन्हीं सड़कों पे जहां कल एहतजाज हुआ था, आपको याद होगा कि लाहौर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक चुके हैं, पुलिस की गाड़ियां नहर में गिरा चुके हैं, गाड़ियों को आग लगा चुके हैं, पुलिस को जदोकूब कर चुके हैं, लाहौर के अस्पतालों पे बलवा कर चुके हैं। तो लिहाजा रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, तो उसी रिकॉर्ड को ज़हन में रखते हुए गालिबन एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन खुर्रम साहब एंटिसिपेशन में तो अरेस्ट नहीं ना हो सकता? एक एक्ट अभी कमेटी नहीं हुआ तो रिकॉर्ड देख के पहले ही पकड़ लेना मुनासिब है? नहीं, देखिए ना, वो है ना, एक आपने मेंटेनेंस जो पब्लिक ऑर्डर की है वो करनी है, लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि इस पे जरूर जो जमहूरी अमल है और जमहूरी हक है, अगर वो बगैर तशद्दुद के उसका इजहार हो रहा है तो उसे जरूर जगह मिलनी चाहिए। ये एमपीओ वैसे कॉलोनियल लॉ है जिसको आप कोट कर रहे हैं? जी नहीं, मैं एमपीओ का मैंने कोट नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि हमें इस तरह का एहतजाज को, गालिबन पाकिस्तान की जमहूरियत का अगर कोई इर्तका होना है सही, तो ऐसा एहतजाज जो दूसरे शहरियों की जिंदगियों में रुकावट पैदा ना करे। हमारे यहाँ सियासत में ये ख्याल है कि एहतजाज वही कामयाब है जिसके जरिए आप सड़क रोकें, आप कारोबार रोकें, आप दुकानें बंद करवाएं। तो हमें भी अगर दूसरी जमहूरियत से सीखना है तो ये सीखना पड़ेगा कि एहतजाज वो करना है जिससे दूसरे शहरियों की जिंदगियां
उनका रोजगार और कारोबार मुतासर ना हो। वो सुना $1 लाख दे दिए आपने भारतीय शहरी जिंदाल को कि शेर अफजल मरवत साहब को कत्ल करवा दें, तो इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं और ये क्या प्लानिंग है? यही चैलेंज है कि जब इस किस्म की लव और बिल्कुल एब्सर्ड एलिगेशंस लगाई जाएंगी और मीडिया उनको मुस्तकिल जो है मेगाफोन बन के उनको कौम तक पहुंचाएगा, तो जरूर कहीं ना कहीं तो मैं तो आपसे ही अर्ज कर सकता हूं कि आप जैसे लोग जो हैं मीडिया में दूसरे जो हैं वो कम से कम खुद भी तो कुछ इन्वेस्टिगेट करें ना, कि ये जो झूठे इल्जाम और शरपसंदी वाले इल्जामात हैं उस पर खुद भी अपना भी तो तज्जिया पेश करें ना कि ये क्या। बिल्कुल खुर्रम साहब, एक मसला ये है ना कि उनको जो मैंडेट मिला है जी, उनको जो मैंडेट मिला है उसकी बुनियाद पे अगर वो कोई बात करते हैं तो उनकी जो राय है उसको रखना इसलिए पड़ जाता है कि दे रिप्रेजेंट अ पॉलिटिकल फैक्शन। अब अगर वो इतना सीरियस इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसका फिर आपके नज़दीक कैसे तदारुक किया जाना चाहिए? मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि उसको एक्सपोज करे कि उसमें कितना ट्रूथ है कितना नहीं। देखिए यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं तो इसका कोई कानूनी हल ढूंढना है। तो ये जरूर हो सकता है कि कोई एक ऐसा बेंच हाई कोर्ट का बना दिया जाए जिसको हम अंग्रेजी में कहें इनक्वेस्ट बेंच हो, जो फौरी तौर पे अगर कोई इल्जाम लगाता है उनको ये हो कि वो वहां अपने सबूत और शवाहिद पेश करें, और वो ऐसा बेंच होगा जो समझे कि अगर सबूत और शवाहिद काफी हैं तो वो उसको आगे चलाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन अगर सबूत और शवाहिद नहीं है तो वही उसको खत्म कर देना चाहिए। यहाँ चीजें खत्म नहीं होती और झूठ और इल्जामात जो हैं वो चलते रहते हैं और फिर उनमें हवा भरी जाती है 35 पंक्चरों की तरह, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तमाम जो वैगने भर के कागज होते हैं उसको रद्दी कर देता है। तो आपको लगता है कि ये दरअसल प्रेशर टैक्टिक्स हैं सिर्फ क्योंकि शानदाना गुलजार साहिबा जो पीटीआई की रहनुमा है वो ये कह रही हैं ज़िल्ले शाह के कत्ल में भी मरीम साहिबा मुलव्विस हैं, अब ये सारे अचानक से जो तोपों के रुख हैं मरीम साहिबा की तरफ चले गए हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकली प्रेशराइज करने के लिए है या फिर कोई ऐसा एविडेंस? ये एक हम इसको सियासी टैक्टिक भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो एक फाशिस्ट प्ले बुक है जो 1930 की दिहाई से और 1920 की दिहाई से चल रही है, ये उसका हिस्सा है कि आप मुस्तकिल इदारों को भी अपने मुखालफीन को भी प्रेशर में रखें। यहाँ भी एक इशू है, मसलन जिस तरह मैंने जो तजवीज दी कि कोई हाई कोर्ट का बेंच बन सकता है जो इंक्वेस्ट करे ऐसे इल्जामात पे, तो अगर हाई कोर्ट बेंच पे के ऊपर जो है यही जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली जमात का जत्था है, ये पाकिस्तान की अदालतों के दरवाजे तोड़ चुके हैं, उनके जजों को हरासा कर चुके हैं, तो लिहाजा वहां तो ये हर इदारे के ऊपर जो हमला है और हमला ही उनकी स्ट्रेटजी है कि हर इदारे हर शख्स जो उनके खिलाफ है उस पर हमला कर दिया जाए। लेकिन खुर्रम साहब जो सिंपैथी वो गेन करते जा रहे हैं वो इसलिए भी है ना कि रिपीटेडली फैसले जिस तरह के स्पेशल सीट्स के हवाले से आए वो भी उनकी फेवर में जा रहे हैं। पब्लिक डिस्कोर्स में लोग ये बात कर रहे हैं कि देख लीजिए स्पेशल सीट्स वो डिजर्व करते थे, नहीं दी गई उनको। डैमेज नहीं हो रही है आपकी कॉज इससे? जी नहीं, हमारा कॉज इससे डैमेज हो रहा है कि वो जो एक बहुत बड़ी और वेल फाइनेंस्ड और मैं ये कहूंगा कि बहुत इंटेलिजेंट प्रोपेगेंडा और स्लैंडर मशीन है, उसका कोई तदारुक करना है। हमारा ये पहला फर्ज है कि हम उसका तदारुक करें। अभी तक हम उसका तदारुक नहीं कर पाए। वो इस मुल्क में भी है, इस मुल्क से बाहर भी है, उसके पास बहुत बेशुमार वसाइल भी मौजूद हैं, तो उसका तदारुक करना जरूरी है, क्योंकि ये बात अब बड़ी वाज़ेह है कि इस जत्थे का टैक्टिक ये है कि अवामी चौक में इतना गंदा पानी फैला दिया जाए कि साफ पानी किसी को नजर ही ना आए। अच्छा, और ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी कह रहे हैं कि वो सीट्स उनका हक था। असल में उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल सियासी कैदी हैं बानी पीटीआई। तो मुशाहिद हुसैन साहब की बात से भी आप मुत्तफिक हैं फिर? जी, मैं मुशाहिद साहब के साथ बड़े अदब के साथ लेकिन सख्त तरीन इख्तलाफ करूंगा। मुशाहिद साहब अपीजमेंट कर रहे हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं बुज़दिलाना मुसालहत, कि अगर एक जमात को 30% वोट पड़ गया है तो वो सियासी कैदी तो कहीं से भी नहीं है, और ये कह देना कि जी बस मफामत कर देनी चाहिए। अपीजमेंट के भयानक जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो दूसरे मुल्कों ने माजी में भुगते हैं, अल्लाह करे हम उससे बच पाए। मफामत और बुज़दिलाना मसालियत में फर्क करना है, जो कि मुशाहिद साहब गालिबन नहीं कर पाए।
और गंडापुर साहब अब केपी के वजीर आला हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वफाक अब केपी को अवॉइड करेगा क्योंकि वहां किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है? जी नहीं, हम ये कोई नई हमारे लिए तजर्बा नहीं है। 2013 से 18 तक भी केपी में उनकी हुकूमत थी, और ऐसी हुकूमत थी जो 2 दफा केपी के वसाइल के साथ मुसल्ला होकर उसने इस्लामाबाद पर हमला किया था, और अक्टूबर 2016 में हमने उनको पटक पुल पर पसपा भी किया था। लेकिन यहाँ और उस दौरान जो केपी के शहरियों के हकूक थे वफाक के ज़िम्मे, वो हमने पूरे अदा किए थे। लेकिन ये कि अगर गंडापुर साहब भी इसी हमला की पॉलिसी के ऊपर कायम रहते हैं, जो समझते हैं कि उनके लिए सियासी तौर पर सूदमंद है, तो हमें यह भी सबक मिला है कि अगर हम पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर कब्जे करने वाले और तोड़फोड़ करने वालों को 2014 में सजा दे देते, तो 2023 में गालिबन वो रेडियो पाकिस्तान को आग ना लगाते। तो मुझे ये तवक्को है कि हुकूमत ये सबक सीखेगी। एंड व्हाई सागदार एज अ फॉरेन मिनिस्टर? जी, सागदार साहब जो हैं वो एक उनका बहुत तजुर्बा है बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से डील करने का। वो सेनेट में अब 2002 से आ रहे हैं, उनको 22 साल हो गए सेनेट में, तो लिहाजा वो बहुत तजुर्बाकार है इस मामले में और उसको हैंडल कर लेंगे। तो नवाज शरीफ साहब का जो रिटर्न है उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसीलिए थोड़ा पॉइंटलेस अब लग रहा है कि एक तो वजारत उज़्मा उनको नहीं दी गई, उनके नाम का वोट था, फिर भी वो फेस नहीं बने गवर्नमेंट का। तो क्या उन आवाज़ों में कुछ वजन है जो ये कह रही हैं कि दरअसल उनके खिलाफ भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था? जी, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूं इस पे, क्योंकि पार्टी की तरफ से तो हमें जो है इस पर कोई वाजे गाइडेंस नहीं है। जाती राय यही है कि उन आवाजों में कुछ वजन जरूर है, लेकिन उसके बावजूद हम पार्लियामेंट में हो या ना हो, खुद ओहदा हो या ना हो, अब हम सब का फर्ज है मुस्लिम लीग नून में कि जो हमारी वफाक की और सूबे की हुकूमतें हैं, हम जिस तरह भी उनको मजबूत कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, और यही काम नवाज शरीफ भी करेंगे। अगर उन बातों में कुछ वजन है तो इसीलिए क्या आप भी उसी फैक्शन के मुतासरीन में शामिल हैं? जी, इसीलिए मैं कुछ हिचकिचा रहा हूं इस बात को खुलकर कहने में, क्योंकि मैं खुद भी उसमें शामिल हूं। तो लिहाजा मेरा जो जाती इंटरेस्ट है वो मुझे रोकता है ये बात पूरी तरह खोल कर करने में। लेकिन ये है कि बहरहाल हमें देखिए, जैसी भी एक मुश्किल सूरत हाल के बाद और इंतखाबात के बाद अब जबकि हुकूमतें बन गई हैं, तो अब सारा फोकस जो है बजाय ये कि उन फैक्टर्स पर सर्फ किया जाए कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, आगे बढ़ना है और यही हुकूमतों को मदद करनी है कि वो पाकिस्तान की आवाम को डिलीवर करें। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ना यही था कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब के साथ जो सियासी रवैया इख्तियार किया गया उसमें कुछ ना कुछ वजन हो, लेकिन फिल वक्त हमें आगे बढ़ना है। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।